गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका दोस्त सुनील एक और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ में दोस्तों। और ये कुछ टर्म्स होती हैं दोस्तों, छोटा टॉपिक है एक, हम पढ़ेंगे उसको अपन अच्छा डीपली से। नॉर्मली एग्जाम में मिलता है कभी कभार आता है इस क्वेश्चन देखने से, तो एक बार इस टॉपिक को अपन क्लियर कर लेंगे दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने माता पिता के चरणों में विनम्र प्रणाम करके दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा रेनल बायोप्सी। रेनल बायोप्सी दोस्तों। और आई होप दोस्तों आप सब अच्छे पढ़ रहे होंगे। ईएसआई की वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द आने वाली दोस्तों। कृपया पढ़ाई को कंटिन्यू रखें दोस्तों। ये मत सोचिए कि राजस्थान सीजन का पेपर वापस नहीं हो रहा है या एग्जाम की वैकेंसी नहीं आ रही। पढ़ाई को कभी मत छोड़िए दोस्तों। जितना आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आने के टाइम ही पढ़ना है अपने को। अगर आप एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलने से पहले अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रनिंग रखोगे दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम आएगा जब आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। आप जब भी किताब खोलोगे, जब भी कुछ पढ़ोगे, तो आपको फील होगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, अच्छी तरह से आता है दोस्तों। तो उस टाइम के लिए अपने को रिवीजन की ज़रूरत ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए दोस्तों। पढ़ाई कभी ड्रॉप मत कीजिए दोस्तों। और चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। माता पिता की चरणों में विनम्र सादर निवेदन प्रणाम करते हुए दोस्तों, आज का टॉपिक होगा रेनल बायोप्सी। तो दोस्तों रेनल बायोप्सी का मतलब होता है, अगर अपन केवल एक बायोप्सी वर्ड अगर पकड़े कि बायोप्सी का मीन्स क्या होता है, तो बायोप्सी का मतलब होता है किसी भी लाइव पर्सन से किसी बॉडी ऑर्गन से कुछ पार्ट लेना और उसकी बायोप्सी मतलब उसकी स्टडी करना। मतलब बायोप्सी मतलब किसी भी ऑर्गन से, लाइव ऑर्गन से टिश्यू या सेल्स को लो अमाउंट के अंदर उससे लेना। अब चाहिए तो ओपन सर्जरी से ले सकते हैं या फिर एस्पिरेशन से ले सकते हैं, नील एस्पिरेशन से ले सकते हैं दोस्तों। तो बायोप्सी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल्स, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल्स फ्रॉम द लाइव ऑर्गन एंड लाइव पर्सन। अगर रेनल की बात करें अपन, तो रेनल के अंदर मतलब रेनल का मतलब किडनी हो गया, तो किडनी से कोई भी टिश्यू या सेल्स लेना और उसकी स्टडी करना फॉर पर्पज़ ऑफ द। अब इसके पर्पज़ क्या होते हैं बायोप्सी के, रेनल बायोप्सी के? कोई पेशेंट ARF का है, CRF का, एक्यूट रेनल फेलियर का है या क्रोनिक रेनल फेलियर का है, या किसी पेशेंट में ट्यूमर की अपने को स्टडी करनी है, उसको मैलिग्नेंसी या नॉन मैलिग्नेंसी पता करना है, तो अपन उसकी रेनल बायोप्सी करते हैं दोस्तों। अब रेनल बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होती है? कुछ चीज़ें होती है जहाँ रेनल बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। अगर पेशेंट में सीवियर हाइपरटेंशन है, अगर सीवियर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ऑन एंटी हाइपरटेंशन थेरेपी पे है, लेकिन फिर भी उसका BP कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में अपन रेनल बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं वहाँ से दोस्तों। दूसरी चीज़ होती है, एक आता है विलिप्स ट्यूमर। विलिप्स ट्यूमर के अंदर भी अपन रेनल बायोप्सी को कॉन्ट्रा इंडिकेट मानते हैं। विलिप्स ट्यूमर का अगर दूसरा नाम विलिप्स ट्यूमर का अगर दूसरा नाम अगर अपन करें दोस्तों, तो उसको अपन कहते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा मतलब नेफ्रॉन्स का मेलिग्नेंसी। नेफ्रॉन्स की जो सेल्स होती है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का वो बढ़ जाता है। और अगर अपन विलिप्स ट्यूमर के क्लासिकल साइन की बात करें तो पेनलेस हेमेचुरिया देखने को मिलता है दोस्तों, और एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है दोस्तों। ये दोनों क्लासिकल साइन इसके अंदर आते हैं दोस्तों। अगर अपन रेनल बायोप्सी के बात करें प्रोसीजर की, तो प्री प्रोसीजर अपन क्या क्या करेंगे? ऑल टाइप के ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसका CBC कराएंगे, ESR कराएंगे, PTINR कराएंगे, HIV HbA1c कराएंगे दोस्तों। और उसकी जो यूरिया क्रिएट हो जाए, जो RFT होता है, रेनल फंक्शन पूरा टेस्ट होता है, पूरा जो होता है कॉम्प्लेक्स, वो अपन कराएंगे दोस्तों। उसका हीमोग्लोबिन देखेंगे, WBC देखेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी के अंदर। उसका BP मेजर करेंगे, शुगर मेजर करेंगे दोस्तों। और एक और टेस्ट करते हैं इसके अलावा कि उसके जो किडनी का जो आउटर सर्कुलेशन देखते हैं अपन, वो मेजर करते हैं। अब किडनी का आउटर सर्कुलेशन कैसे देखेंगे अपन दोस्तों? तो एक टेस्ट होता है दोस्तों IVP, IVP होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम एक प्रोसीजर होता है दोस्तों। इससे अपन उसकी IVP देखते हैं दोस्तों। और उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट मीडियम अपन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर दोस्तों। आयोडीन्स एक डाई आती है, आयोडीन नाम से एक डाई आती है दोस्तों। आयोडीन डाई को अपन उसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं दोस्तों, जिससे बॉडी के अंदर अपन उसकी जो फंक्शनिंग या उसके अंदर जो इंटरमीडिएट जो भी होता है वो अपन देख सकते हैं दोस्तों। और कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं दोस्तों कि बिफोर अगर अपन कोई डाई इंजेक्ट कर रहे हैं,
तो पेशेंट को अपन क्या पूछेंगे, तो पेशेंट को अगर अपन कोई भी आयोडीन डाई अगर पेशेंट को दे रहे हैं दोस्तों किसी डायग्नोसिस पर्पज़ के या किसी थेरेपेटिक पर्पज़ के थ्रू, तो उससे अपन पूछेंगे कि आपको किसी सी फूड मतलब समुद्री कोई जीव, मछली, कीड़े मकोड़े, जो समुद्री कोई नॉन वेजिटेबल जो होते हैं उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि आयोडीन डाई के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मोस्टली सी प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कंपोजिशन से आयोडीन डाई का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो अपन उसको पूछेंगे दोस्तों कि आपको कोई सी फूड एलर्जी तो नहीं है दोस्तों। उसके बाद में पेशेंट को बताएंगे दोस्तों आफ्टर आयोडीन डाई देने के बाद में आपके मुंह का टेस्ट और फेस पे रेडनेस आ सकती है दोस्तों। यह नॉर्मल फाइंडिंग होगी दोस्तों। तो पेशेंट को अपन पहले ही बता देंगे कि आपका मुंह का टेस्ट साल्टी हो सकता है क्योंकि सी फूड नॉर्मली साल्ट टाइप में होते हैं। और उसके बाद में जब आपने आयोडीन डाई इंजेक्ट कर दी है दोस्तों तो उसके बाद में अपन एक्सरे लेंगे। अगर एक्सरे के अंदर अगर ट्यूमर दिखता है दोस्तों तो अपन क्विकली रेनल बायोप्सी की साइड चेंज कर देंगे दोस्तों। ट्यूमर से कभी अपने को वो नहीं लेनी, उसकी साइड चेंज कर देंगे दोस्तों और चेंज द साइड कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद में डाई देने के बाद में पेशेंट को अपन एक इमीडिएटली और एक अच्छी एडवाइस देंगे दोस्तों कि उसका जो फ्लूइड इंटेक है वो बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने फ्लूइड इंटेक नहीं बढ़ाया तो दोस्तों आयोडीन डाई जो है वो किडनी की नेफ्रॉन्स वगैरह में रेनल ट्यूबल्स के अंदर कलेक्ट होकर उसको किडनी को श्रिंक कर सकती हैं, एक्यूट रेनल फेलियर कर सकती हैं दोस्तों। तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए, आयोडीन को वॉश आउट करने के लिए किडनी से अपन उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे दोस्तों। और अगर आप रेनल बायोप्सी के आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल के अंदर 2% जाइलोकेन चाहिए दोस्तों, 16 गोज की निडल चाहिए दोस्तों। अगर अपने को एस्पिरेशन से रेनल बायोप्सी लेनी है दोस्तों तो अपने को 16 गोज की निडल चाहिए और उसके अंदर वो चाहिए। और बायोप्सी जो अपन लेते हैं दोस्तों, जो टिश्यू या सेल्स का टुकड़ा लेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों 10% फॉर्मेलिन गैस अपने को चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के अंदर गैसेज जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक थी उसके अंदर फॉर्मेलिन बताया था आपको 10% फॉर्मेलिन अपन रेनल किसी भी बायोप्सी ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें अपन एक साइड की होगी रेनल बायोप्सी की, तो रेनल बायोप्सी की साइड जानने से पहले अपन बायोप्सी की साइड जानने से पहले अपन किडनी की सिचुएशन देखते हैं दोस्तों। तो किडनी इज ए रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है दोस्तों जो T12 से लेके L3 तक, या आप बात कर लीजिए T12 जो होता है थोरेसिक रीजन जो होता है T12 जो होता है उससे L3 तक, इसके बीच में किडनी सिचुएटेड होती है। दोनों किडनी इसी के बीच सिचुएटेड होती हैं दोस्तों। और अगर साइड की बात करें तो अपन फ्लैंक रीजन में सिचुएटेड होती है। और किडनी का जो ओरिजिन होता है वो सैक्रल रीजन से होता है। सिचुएटेड तो फ्लैंक रीजन में होती है लेकिन ओरिजिन जो होता है वो फ्लैंक रीजन से होता है दोस्तों। और किडनी जो होती है दोस्तों इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनती है दोस्तों। मेसोडर्म जो लेयर होती है, जर्म लेयर जो होती है, जो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर या इंट्राफिटल लाइफ के अंदर जो किडनी बनेगी दोस्तों वो मेसोडर्म से बनेगी। एक्सपेक्ट यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो होता है वो दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो होता है वो दोस्तों एंडोडर्म से बनते हैं दोस्तों। बस पूरे रीनल सिस्टम में हम लोग यही ध्यान रखना है दोस्तों कि किडनी जो बनेगी मेसोडर्म से बनेगी और मेसोडर्म जर्म लेयर जो होती है उससे बनेगी। और जो इनमें केवल एक अपवाद होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, दो चीज़ें होती हैं जो लोअर रेनल सिस्टम का पार्ट होती हैं, वो जो होती है वो एंडोडर्म से बनती हैं दोस्तों। अब साइट ऑफ बायोप्सी की बात करें, अगर साइट ऑफ बायोप्सी करेंगे तो T12 से लेके L2 तक, L3 तक नहीं जाएंगे तो कोई लोअर पार्ट आ जाए किडनी का, तो अपन बीच में से लेंगे तो T12 से L2 तक। या अपन बात करते हैं 11th रिप से L2 तक, 11th जो नंबर रिप्स होती हैं वहाँ से लेके L2 तक अपन ले सकते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ होती है कि एक मैं बताता हूँ, वो GIT जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा एंडोडर्म से बनता है। एक्सपेक्ट इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों कि जो लोअर रेक्टम जो होता है वो एक्सपेक्ट एक्टोडर्म से बनता है। पूरा GIT एंडोडर्म जर्म लेयर से बनेगा लेकिन लोअर रेक्टम जो होता है वो एंडोडर्म से बनता है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ड्यूरिंग रेनल बायोप्सी पेशेंट को क्या अपन सजेस्ट करेंगे। तो पेशेंट को अपन बोलेंगे दोस्तों कि आप डीप ब्रीथ लीजिए और उसको होल्ड करिए। तो इससे क्या होगा कि अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि पेशेंट का जो किडनी का जो होता है वो थोड़ा अपने को विजुअलाइज अच्छा हो जाएगा और अपने को बायोप्सी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है फैक्टर होल्ड करने का ब्रीथ को, उससे पेशेंट के अंदर किडनी इंजरी को अपन बचा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं कि बायोप्सी कितने तरीके ले सकती है। वो जैसे अपन ने लीवर बायोप्सी पढ़ी थी दोस्तों, वैसा का वैसा ही इसके अंदर आता है
कि अपन जो रेनल बायोप्सी होती है 2 तरह से करते हैं दोस्तों। एक तो ओपन रेनल बायोप्सी करते हैं, ओपन रेनल बायोप्सी करते हैं दोस्तों, और एक करते हैं क्लोज बायोप्सी। एक तो करते हैं ओपन रेनल, ओपन के अंदर क्या अपन इंसिजन लगाएंगे, वो ओपन रेनल हो जाएगी। क्लोज के अंदर अपन नेजल से एस्पिरेट करेंगे, फाइन नेजल एस्पिरेशन करेंगे उसको, तो उसको वो FNAC भी बोलते हैं बहुत बार, अगर कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको काम में ले रहे हैं दोस्तों। तो और ओपन रेनल के अंदर अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी, पेशेंट को बिफोर प्रोसीजर 6 से 8 घंटे पहले उसको NBM रखना है, बिकॉज एस्पिरेशन होने के चांस रहते हैं। पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं अपन, तो ओपन करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, एनेस्थीसिया अपने को देना पड़ेगा दोस्तों। अगर पोजीशन की बात करें रेनल बायोप्सी की, तो अपन उसको प्रोन मतलब उल्टा लेटा देंगे और एब्डोमेन के नीचे तकिया लगा देंगे। तो प्रोन पोजीशन विथ ए पिलो अंडर द एब्डोमेन, ए पिलो अंडर द एब्डोमेन और एब्डोमेन। उसके बाद में आफ्टर अगर उसकी बात करें अपन, आफ्टर पोजीशन की बात करें दोस्तों, कि आफ्टर पोजीशन पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, तो सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन, पिलो अंडर द फ्लैंक रीजन, सुपाइन सीधा लेटा देंगे उसको और पिलो फ्लैंक रीजन के यहाँ तकिया लगा देंगे दोस्तों। कंटिन्यू 5 घंटे तक अपनों को पोजीशन देनी है दोस्तों। पेशेंट को एडवाइस करना है कि कम से कम 2 वीक तक वो हेवी वेट लिफ्टिंग ना करे। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें अपन दोस्तों, तो नॉर्मली ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेचुरिया देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा यूरिया रेट बढ़ सकता है ड्यू टू आयोडीन डाई देते हैं अपन उससे, वो तो थोड़ा सा उसका बढ़ सकता है दोस्तों। अगर 24 घंटे बाद भी अगर हेमेचुरिया देखने को मिल रहा है, तो ये रीनल या किडनी इंजरी को इंडिकेट करता है। डॉक्टर को आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। पेशेंट अगर कोलिक पेन की शिकायत कर रहा है, मतलब जो कोलिक पेन की शिकायत इसलिए करेगा रेनल बायोप्सी के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन बायोप्सी लेते हैं, नीडल एस्पिरेशन या ओपन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड निकलता है उसका क्लोट बन जाता है और वो बहुत बार यूरेथ्रा के अंदर या यूरेटर के अंदर आके रह जाता है। तो यूरेथ्रा में अगर वो क्लोट आ जाएगा तो पेशेंट को कोलिक पेन होगा, जैसे किडनी स्टोन के अंदर होता है दोस्तों। तो तुरंत आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें दोस्तों। और अगर पेशेंट में अगर टेकीकार्डिया अगर अपने को देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब ये हेवी लॉस हुआ है ब्लड का, अंदर से ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है दोस्तों, तो भी अपन दोस्तों डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। और अगर एक चीज़ वापस बता दूं मैं आपको, अगर टाइप ऑफ रेनल बायोप्सी की बात करें दोस्तों, तो ओपन रेनल बायोप्सी जो होती हैं उसके अंदर पेशेंट को अपन जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और सर्जरी करते हैं, इंसिजन लगाते हैं फ्लैंक रीजन के अंदर, और 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को अपन NBM रखते हैं दोस्तों। और अगर क्लोज रेनल बायोप्सी की बात, क्लोज रेनल बायोप्सी को एक और नाम बोलते हैं परक्यूटेनियस बायोप्सी भी बोलते हैं दोस्तों। ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही हो जाता है। इससे निडल लेते हैं 16 गॉज की, उससे एस्पिरेट टिश्यू या सेल्स अपन एस्पिरेट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था रेनल बायोप्सी, छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। और इस टॉपिक से नॉर्मली पूछे जाने वाले क्वेश्चन अगर अपन बात करें, तो नॉर्मली किडनी की सिचुएशन पूछ सकते हैं आपसे कि किडनी कहाँ सिचुएट होती है। तो किडनी का सिंपल होता है, T12 से लेके L3 तक किडनी सिचुएट होती है। किस रीजन में होती है, तो किडनी का जो सिचुएशन होगा वो तो फ्लैंक रीजन होगा, और अगर ओरिजिन पूछे तो सेक्रल रीजन होगा। ठीक है दोस्तों। और बायोप्सी में निडल पूछ सकते हैं, बायोप्सी निडल कौन से लेते हैं, तो अपन 16 गॉज की निडल यूज़ में लेते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बायोप्सी जो टिश्यू और सेल रहते हैं उसको प्रिजर्व किस में करते हैं, तो 10% फॉर्मेलिन के अंदर करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एक ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि पोजीशन कौन सी देते हैं ड्यूरिंग रेनल बायोप्सी के अंदर। तो ड्यूरिंग रेनल बायोप्सी के अंदर तो अपन प्रोन पोजीशन देंगे, एक तकिया लगा देंगे अंडर द पिलो अंडर द एब्डोमेन। और आफ्टर अगर पूछे तो फ्लैंक रीजन में तकिया लगाएंगे, सो पेशेंट को सुपाइन कर देंगे ड्यू टू प्रिवेंट इंजरी, फर्दर इंजरी के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये आज का टॉपिक था आपका दोस्तों। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। 22 तारीख बाद में आपकी सिस्टमेटिक क्लासेस रिटर्न में जो आपको चाहिए दोस्तों वो मिल जाएगी। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ पाता है कि ओरली अपन मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। अगर रिटर्न में आपको मिलेगा तो आई होप आप अच्छा समझ पाएंगे और आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ें। जितना आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि सफलता जो होती है ना, सफलता होती है वो कड़ी मेहनत के पीछे भागती है। कभी भी आपको सफलता के पीछे मत भागो, आप कड़ी मेहनत करो, सफलता अपने आप आपके पास में आएगी दोस्तों। तो जितना आप स्टडी फोकस करोगे, अभी का टाइम है दोस्तों, किसी भाई की उम्र 25 हो गई, किसी की 28 हो गई है, तो 5 से 6 साल आपके पास सफिशिएंट है दोस्तों नौकरी के लिए। 30 साल पहले आपको नौकरी लगना है दोस्तों इस लाइफ के अंदर। अगर 30 साल बाद नौकरी नहीं लग पाते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों। और फिर पढ़ाई में भी थोड़ा मन नहीं लगता, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी शादी हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा उसके बाद में, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। घर वालों का प्रेशर होगा कमाने के ऊपर, आपको पढ़ाई लिखाई अच्छा है, फिर आप 30 साल तक कमा नहीं पाते हो दोस्तों, तो आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा दोस्तों। तो
2 से लेकर 3 साल अच्छी स्टडी कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ 2 से 3 भी नहीं, आप कंटिन्यू 1 साल अच्छा स्टडी करिए दोस्तों। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप 1 साल कंटिन्यू अच्छा स्टडी करेंगे, दिल लगा के फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं लगाएंगे, तो 100% आपको सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप नोट सेट ले लीजिए, चाहे आप CSO ले लीजिए, चाहे आप ESI ले लीजिए। अच्छा, ESI की वैकेंसी महीने या 1 महीने या 1.5 महीने बाद आने वाली दोस्तों, तो पढ़ाई छोड़े नहीं दोस्तों, कंटिन्यू पढ़ाई रखें दोस्तों। ESI की वैकेंसी आने वाली, ESI की वैकेंसी आती है कि एग्जाम बहुत जल्दी होता है, रिजल्ट भी फास्ट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है दोस्तों, तनख्वाह अच्छी मिलती है, नौकरी बहुत अच्छी है इसकी, आप तैयारी कीजिए दोस्तों। आई होप आप सबका सिलेक्शन होगा दोस्तों, बस पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू, बी कंटिन्यू स्टडी।